Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. I hope you are very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss about motor accident. तो आज मैं दोस्तों मोटर एक्सीडेंट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये आप हमेशा देखते हैं, आपके रिलेटिव हो, दोस्त हो, परिवार हो, गांव हो, घर हो, एक्सीडेंट में बहुत सारे बेचारे जो है, कितना लोग ऊपर चले जाते हैं, कितना लोग एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। तो उनको क्लेम कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताने जा रहा हूं। आप 1 करोड़ तक आप क्लेम ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, जब भी एक्सीडेंट होता है तो 2 तरह के केस चलता है। एक तो क्रिमिनल केस हो गया, दूसरा क्लेम केस होता है। तो जब भी मोटर एक्सीडेंट होता है तो 2 तरह का केस चलता है दोस्तों। एक तो क्रिमिनल केस हो गया, इसमें क्या होता है कि जो एक्सीडेंट किया है वो बेचारा घायल हो गया या डेथ कर गया, तो जिसने एक्सीडेंट किया, जिस गाड़ी से हुआ, उसका ड्राइवर और मालिक पर क्या हो गया, क्रिमिनल केस हो गया। दूसरी बात, क्लेम केस। क्लेम केस, क्लेम केस में आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो क्लेम केस में आप 1 करोड़ से ऊपर तक आप क्लेम ले सकते हैं। तो 2 तरह को आपको केस चलेगा, एक क्रिमिनल केस चलेगा दोस्तों, दूसरा क्लेम केस चलेगा। तो क्रिमिनल केस और दूसरा क्या चलेगा, क्लेम केस चलेगा। जब भी मोटर एक्सीडेंट होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले एफआईआर करना होगा आपको। तो जो बेचारा डेथ कर गया या जो घायल हो गया, वो तो खुद नहीं जाकर के करेगा, उसके परिवार वाले जाएंगे, रिलेटिव जाएंगे या कोई दोस्त यार जाएंगे। वो जल्द से जल्द एफआईआर कर दीजिए। एफआईआर करते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि एफआईआर कर दिए और मेन बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो एफआईआर करते वक्त ये बात ध्यान जरूर रखना है कि गाड़ी का नंबर उसमें मेंशन होना जरूरी है। कितना लोग क्या करते हैं, अज्ञात वाहन के नाम दे करके बाद में जो है गाड़ी का नंबर ऐड करते हैं। इससे जो है आपको क्लेम लेने में थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जहां कहीं भी एक्सीडेंट होता है, आप सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए या वहां अगल बगल आदमी से पूछ लीजिए कितना गाड़ी का नंबर था, क्या था। तो ये एफआईआर में इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है। ये जिस एरिया में ये एक्सीडेंट होता है, नियरेस्ट थाना में जाकर के आप क्लेम कर सकते हैं, या आप हेल्पलाइन पर कॉल करके आप पुलिस को आप बुला लीजिए और फिर आप एफआईआर लिखा दीजिए। आपको थाना भी जाने की जरूरत नहीं है। आप हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, पुलिस हेल्पलाइन पर, वहां से जो है पुलिस वाले आएंगे और आपका एफआईआर ले लेंगे। एफआईआर करवा दीजिए। एफआईआर करवाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि एग्जैक्ट जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उसका लोकेशन मेंशन होना जरूरी है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखवाएं। इससे आपको क्लेम लेने में सहूलियत होगी, ज्यादा परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एफआईआर करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप होता है, आईओ साहब जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको बोला जाता है, यानी आईओ साहब उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो क्या करेंगे, चालान पेश करेंगे। और आप आईओ के कांटेक्ट में रहे, उनका नंबर ले लीजिए और आप उनसे पूछते रहिए कि भाई आप कब चालान पेश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन उनका पूरा हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद वो कोर्ट में चालान पेश कर देंगे। जैसी चालान वो पेश करेंगे आईओ साहब, उसके बाद आप सर्टिफाइड कॉपी वहां से निकाल लीजिए। वहां से क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी दोस्तों निकाल लेना है। सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद आप क्लेम केस करें। क्लेम केस आप 3 जगह कर सकते हैं। 3 जगह कौन कौन सा? एक, फर्स्ट तो आपका जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ उस एरिया का जो जुरिडिक्शन है, उस एरिया का कोर्ट जहां पे है उस कोर्ट में जाकर के आप क्लेम फाइल कर दें। अब बहुत जगह जो है एमएससीटी ये बना हुआ है। एमएससीटी क्या होता है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना दिया गया है दोस्तों। ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ना कि ऐसे आप कोर्ट में जनरली जहां पर क्लेम मिलता है वहां पर कोर्ट में जो है आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जो केस करते हैं क्लेम के लिए, उसमें क्लेम मिलने में थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। तो इसलिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक अलग बना दिया गया है। इसमें आपका केस जो है जल्दी सुलझ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें क्लेम आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बहुत जगह ये बना हुआ है, तो पहले पता कर लें कि ये एमएससीटी है कि नहीं। यदि है तो आप वहां पर आप क्लेम फाइल करें, आपको जल्दी क्लेम मिलने की संभावना है। तो एक तो जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ उस एरिया का जो जुरिडिक्शन है उस कोर्ट में आप कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा नंबर, जो जिसका एक्सीडेंट हो गया, जो बेचारा घायल है, और घायल आदमी जहां रह रहा है उस एरिया के भी जुरिडिक्शन में कर सकते हैं, या उसके आश्रित जहां रह रहे हैं तो उनका जो आश्रित रह रहे हैं जहां पर, उस एरिया में भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी दिल्ली का है, उस आदमी का एक्सीडेंट मान लीजिए कि लखनऊ में हो गया है। कहां हो गया? लखनऊ में। तो जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसका आश्रित कहां रह रहा था? दिल्ली में रह रहा था। तो अब बताइए, ये बेचारा दिल्ली से आकर के लखनऊ फाइल करेगा? भाई साहब, लखनऊ में तो एक्सीडेंट हुआ ही, तो आप चाहे तो लखनऊ में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके जुरिडिक्शन में भी आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो आश्रित होंगे, अरे भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो खुद तो बेचारा हॉस्पिटल में है, तो उसका आश्रित ही ना केस फाइल करेगा। या बेचारा जो डेथ कर गया तो उसका भी फाइल कौन करेगा? आश्रित करेगा। तो आश्रित जो है दिल्ली में ही फाइल करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि उसको आने जाने का परेशानी नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आश्रित जहां रहता है, या जो एक्सीडेंटल व्यक्ति, मान लीजिए कि उनको डेथ नहीं हुआ, इंजरी केवल हुआ है, मतलब कि घायल केवल हुआ है, वो जहां रहते हैं उस जुरिडिक्शन में भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। देखिए, क्लेम फाइल करने के लिए थोड़ा अच्छे वकील का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। यदि जो अच्छे होंगे वो आपको क्लेम भी ज्यादा दिला देंगे,
इसलिए बहुत लोग जो अच्छे होंगे वो तो पैसा ज़्यादा लेते ही हैं, तो उसके पीछे मत जाइए, आपको क्लेम ज़्यादा मिल जाएगा। हर एक तरह से ना आपको क्लेम दिलाना है। तो देखिए ये सेकंड तरीका क्या था। फर्स्ट तो आप जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उस जुरिडिक्शन में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आश्रित जहां रह रहा है उस एरिया का जुरिडिक्शन में भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। तीसरा कहां फाइल कर सकते हैं दोस्तों? तीसरा, जो ड्राइवर जहां का है, गाड़ी का जो ड्राइवर था वो जहां का है, ड्राइवर हो, कितना ड्राइवर के साथ साथ मालिक भी होता है, तो ड्राइवर हो या मालिक हो उसके जुरिडिक्शन में भी आप फाइल कर सकते हैं क्लेम केस। तो आप ऐसा नहीं कि तीनों जगह फाइल कर दीजिएगा, फिर आप ही फंस जाइएगा। कहीं एक जगह क्लेम फाइल करना है, चाहे तो 1 में, चाहे तो 2 में, चाहे तो 3 में। 1 में कहां पर? जहां पर देखिए, मैं वीडियो को कोशिश करूंगा शॉर्ट करने का, तो शॉर्ट में ही बताऊंगा, इसलिए कुछ पॉइंट आपको बताने के लिए छूट सकता है, क्योंकि सब पॉइंट बताएंगे तो फिर काफी लंबा हो जाएगा। तो टोटल पॉइंट पर डिस्कस करना है। तो किसी के साथ इस तरह घटना होता है, आके मुझसे मिलिए डायरेक्टली। कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल बुकिंग करा के आप काम कर सकते हैं। तो 3 जगह आप कहीं भी फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए मैं बताने जा रहा हूं, इंडिया में हर एक साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होता है, 5 लाख लगभग घायल भी होते हैं। इसलिए कब किसको ये जरूरत पड़ जाएगा ये कहना मुश्किल है। किसी का रिलेटिव में जरूरत पड़ जाए, किसी का घर में जरूरत पड़ जाए, किसी के दोस्त के यहां जरूरत पड़ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कब किसको जरूरत पड़ जाएगा। इसलिए जो आज मैं बता रहा हूं इसको एकदम मथ दीजिएगा, मथ दीजिएगा। मथ मट्ठा महाता समझता है ना, जैसे मट्ठा महाता है उस तरह इसको मथ दीजिए। इतना बार देखिए वीडियो को कि आपको एकदम दिमाग में याद हो जाए। जब दिमाग में याद हो जाएगा तो कहीं भी एक्सीडेंट होगा तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास नॉलेज बेचारे को नहीं होने के कारण, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नॉलेज नहीं होने के कारण वो क्लेम नहीं ले पाते हैं। ये सही बात बता रहा हूं। तो भाई साहब, आप लोग भी दूसरे के लिए कीजिए। ये कलयुग चल रहा है, दूसरे को भी हेल्प कीजिए। कोई लेकर के ऊपर नहीं गया है, सब यह रह जाता है। इसलिए समाज का कल्याण कीजिए। जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनको सजेस्ट कीजिए कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो जो मामूली घायल हो जाता है या गंभीर घायल हो जाता है वो भी बेचारा क्लेम नहीं लेता, जाकर हॉस्पिटल में पड़ जाता है। पढ़ने के बाद उसके पास नॉलेज नहीं है, नहीं ले पाता है। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप क्लेम कैसे लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के चला हूं, जैसे कोई इंजर्ड पर्सन है, मतलब जो घायल हो गया, डेथ नहीं हुआ, घायल हो गया, तो घायल के केस में भी आपको क्लेम मिलेगा। यदि मामूली इंजरी है, मामूली चोट है, जब मामूली चोट होगा दोस्तों तो 2000 से 5000 तक आपको क्लेम कर सकते हैं। और केवल यही नहीं, 2000 से 5000 तक नहीं, और चीज होगा। अब सोच रहे होंगे कि 5000 के लिए हम केस करने जाए, अरे भाई साहब इसमें और ऐड होगा अभी। तो मान लिया कि मामूली चोट के लिए ये होगा, जिसको मामूली चोट है, जितना दिन हॉस्पिटल में रहा उसके साथ अटेंडेंट भी रहेगा। अरे उसके साथ कोई रहेगा ना पेशेंट के साथ भाई, तो उसका रहने का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाई का खर्चा, सब आप बिल रखे हुए रहिए। और जितना दिन अटेंडेंट या उसके आश्रित उस काम में जो है बिजी रहे, अपना काम धाम छोड़ करके,
वो सब का जितना दिन काम का लॉस होगा और जो बेचारा का एक्सीडेंट हो जाता है उसके काम का जितना लॉस हुआ वो टोटल जोड़ करके इसमें ऐड किया जाता है। अब समझ लीजिए बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। इसलिए मामूली इंजन में भी आपको, यानी मामूली घायल में भी आपको क्लेम मिलेगा। गंभीर चोट में 10,000 मिलता है। तो 10,000 केवल ये, प्लस जो हॉस्पिटल सब का खर्चा जो लॉस हुआ उतना दिन जितना आदमी इसमें इंगेज रहा, और जो इंजर्ड पर्सन है, जो घायल पर्सन है, उसके कारण जो लॉस हुआ, जहां काम करता है वो कुछ लॉस होगा कि नहीं वहां पर। मान लेते हैं कि 10 दिन छुट्टी पर हो गया, इसके कारण आराम उराम करेगा ना जी, हॉस्पिटल में रहेगा, घर आएगा तो चल जाएगा फिर काम पर। कमा लिया, हॉस्पिटल में रहा, ठीक होकर के घर आएगा तो कुछ दिन रेस्ट करेगा कि नहीं। तो मान लो कि 1 महीना रेस्ट में चल गया, टोटल उतना का सैलरी जितना उसको लॉस हुआ है, जो कमाया, वो सब जोड़ के इसमें मिलेगा। और जितना लोग आश्रित लोग इसमें लगे हुए थे, सबके काम धंधा छूटा, उसका लॉस का ये भरपाई सब क्लेम में जाएगा। तो समझ लो क्लेम जो है काफी हो जाएगा। यदि फ्रैक्चर हो गया, जैसे पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उस केस में 50,000 मिलता है। 50,000 तक उसको मिलेगा, प्लस ये जो आपको मैं बोला कि जितना दिन उसका काम का लॉस हुआ, या अटेंडेंट जो उसके साथ आश्रित लोग जो है उसके देखभाल में जो है अपना काम धाम छोड़ दिए, वो सब जोड़ जाड़ के यार मिलता है क्लेम। टोटल हॉस्पिटल का खर्च, दवाई का खर्च, आने जाने का खर्च, ये टोटल मिलता है। जितना दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे 500 पर डे के हिसाब से वो अलग से, और तो जितना दिन हॉस्पिटल में रहे 500 पर डे के हिसाब से वो अलग से मिलेगा। कोई आदमी जैसे डेथ कर गया, डेथ के केस में कितना मिलेगा? जैसे डेथ जब कर जाएंगे एक्सीडेंट में, तो बहुत लोगों का ये दिमाग में होता है कि इनका भाई इंश्योरेंस नहीं था। अरे भैया, इनके इंश्योरेंस से क्या मतलब है? बहुत लोगों के ये दिमाग में होता है कि जिस गाड़ी पर ये बैठे हुए थे, बाइक पर चाहे समथिंग, उस बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, तो उस इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं है क्लेम लेने में। यदि इनका इंश्योरेंस रहता तो और ज्यादा मिल जाएगा, इंश्योरेंस वाला अलग से देगा, प्लस ये क्लेम केस वाला अलग से मिलेगा। तो चलिए मान लेता हूं कि इनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था। हाँ, अब गाड़ी वाला जो धक्का मारा, जिस गाड़ी के धक्का के कारण डेथ हुआ है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसलिए जो है पुलिस जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहता है, थाम लेता है सीधे। भाई तुम रोड पर चल रहे हो, किसी को ठोक दोगे तो उसका कौन मुआवजा देगा? मान लेते तुम ठोक दिया, तुम्हारे औकात देने का नहीं है, तब क्या होगा? इसलिए पुलिस वाले जो है चालान कर देते हैं, चालान काट देते हैं। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है, सबका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यही हुआ कि जिस व्यक्ति का डेथ हुआ, मान लीजिए कि यही व्यक्ति है, ये बेचारे बाइक से जा रहे और इधर एक गाड़ी वाला जो है पिकअप वैन चाहे कोई भी आकर के रोमते हुए पार कर दिया। तो इनका जो डेथ हुआ, ये पिकअप वैन का उसका इंश्योरेंस होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी फिर देगा क्लेम अमाउंट। किसी किसी को दिमाग में ये होता है कि भाई ये गाड़ी का इंश्योरेंस जो ठोका वो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो कब तब कम क्लेम कौन देगा? ऊपर वाले देंगे क्या? नहीं भाई साहब, धरती पर जो है ना वही देंगे। कौन देंगे? चलिए मैं बता रहा हूं। ये जो पिकअप वैन रौंदा, इनको पिकअप वैन का इंश्योरेंस नहीं है,
तब इंश्योरेंस कंपनी तो यहां पर है नहीं, कौन देगा क्लेम? तो ये ड्राइवर और इनके मालिक, गाड़ी का मालिक, वो दोनों मिलकर क्लेम का भरपाई करेंगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल दें आप कि गाड़ी का यदि इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो क्लेम कौन? गॉड देंगे, अल्लाह देंगे? नहीं भाई, गाड़ी का मालिक और उसका ड्राइवर देंगे। अब चलिए पार्टी किसको किसको बनाया जाता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला पार्टी तो ड्राइवर को बनाना होगा। तो फर्स्ट पार्टी आपको ड्राइवर को बनाना होगा। क्लियर? ड्राइवर और मालिक को बना दो, पहला पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी ड्राइवर को बनाया जाता है। कोई ड्राइवर के साथ साथ मालिक भी होता है, इसमें मालिक साहब भी आ जाएंगे। दूसरा पार्टी आपको बनाना होगा, यदि इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाना होगा। तीसरा पार्टी कौन बनेगा? एक ड्राइवर हो गया, दूसरा इंश्योरेंस हो गया। तो सबसे पहले ड्राइवर को पार्टी बनाया जाता है, उसके बाद इंश्योरेंस का पार्टी बनाया जाता है, उसके बाद कौन पार्टी? तो थर्ड में देखो दोस्तों, आपको मैं क्या बताया कि यदि ड्राइवर मालिक है, खुद मालिक भी है और ड्राइवर भी है। यदि नहीं है, ड्राइवर अलग मालिक अलग, तो फिर मालिक को भी आपको पार्टी बनाना होगा, यानी ऑनर को, गाड़ी ऑनर को पार्टी बनाना होगा। तो ड्राइवर को, इंश्योरेंस कंपनी और ऑनर को, तीनों को पार्टी बनाना होगा। तो ये तीनों पार्टी बनेगा। तो जिस वाहन का गाड़ी मालिक अलग है, ड्राइवर अलग है, तो दोनों को अलग अलग पार्टी बनाना होगा। इधर इंश्योरेंस कंपनी को भी पार्टी बनाना होगा। यदि इंश्योरेंस कंपनी नहीं रहता तो फिर उसको पार्टी नहीं बनाना होगा, फिर पार्टी बनाना होगा ड्राइवर और मालिक को पार्टी बनाना होगा। क्लियर है? तो यदि इंश्योरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो गाड़ी ठोका आपको, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यदि नहीं है, तो फिर गाड़ी मालिक और उसका ऑनर बनेगा पार्टी। और मान लीजिए कि गाड़ी मालिक और ऑनर सेम पर्सन है, तो फिर वही केवल बनेगा पार्टी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया। मतलब तीन पार्टी बनेगा। तीन पार्टी में मैंने बोला कि यदि इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो फिर दो पार्टी होगा, ड्राइवर और मालिक। यदि ड्राइवर मालिक दोनों एक ही है तब तो एक ही पार्टी होगा। क्लियर है? तो यदि इंश्योरेंस नहीं है तो फिर ड्राइवर और मालिक को भरपाई करना होगा, दोनों अपना मिल करके भरपाई करेगा। अब कितना कौन रेशियो में करेगा वो दोनों का मैटर है। मान लेते हैं ड्राइवर तो गरीब रहेगा तो जाहिर बात है मालिक को ज्यादा करना नहीं, तो इस तरह जो है क्लेम आपको मिलेगा, इतने लोग को देना होगा। अब चलिए मैं क्लेम का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। रफली मैं एक अमाउंट लेकर के चल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मृत्यु हो गया, 25 से 30 साल के बीच ये था, इतना वर्ष का था। तो मान लीजिए कि 28 साल का कोई एक व्यक्ति है जिसको डेथ हो गया एक्सीडेंट में। जब डेथ हो गया तो टोटल क्लेम इसका कितना होगा, मैं उसी को कैलकुलेट कर रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पर मान ले रहा हूं कि ये आदमी जो है सालाना 6 लाख रुपए कमा रहा था। कितना लाख रुपए? 6 लाख रुपए। उसमें देखा जाता है कि आश्रित यदि 3 है तब 1/3 इसका जो है माना जाता है कि आदमी खुद पर खर्चा कर रहा है, जो कमा रहा है वो खुद अपने पर खर्चा कर रहा है। लेकिन यदि आश्रित 4 या उससे ज्यादा है, 4 से 6,
तो उस केस में 25% जो है सेल्फ पर खर्चा माना जाता है। मान लीजिए कि ये मोहन है, ये आदमी का एक्सीडेंटल डेथ हो गया है। ये आदमी 28 साल का था, यानी 28 वर्ष का था, और ये प्रति महीना कितना कमा रहे थे? 6 लाख रुपए, यानी एक महीना में इतना कमा रहे थे। क्लियर है ना? तो इसका 25% ये खुद खर्चा कर रहे हैं, ये मान करके चला जाता है। कब? जब आश्रित की संख्या 4 या उससे ज्यादा हो। क्लियर है ना? लेकिन 3 आश्रित रहेगा तो 1/3 लेकर के चला जाता है। तो आश्रितों की संख्या चलिए मान करके चलिए कि 4 है। ये 4 आश्रितों की संख्या है, तो उसमें 25% ये सेल्फ पर खर्चा कर रहा है, अपने आप पर। आश्रित करने का मतलब उत्तराधिकारी। अरे भाई, ये जो आदमी मरा उसका बीवी बच्चा मम्मी पापा होंगे कि नहीं होंगे? तो वही आश्रित हो गया। मान लेते हैं कि इसके एक बीवी है, एक बच्चा है, एक मम्मी है, एक पापा है, तो क्या वो आश्रित हो गया यार? 4 वो आश्रित हुआ कि नहीं? तो जब 4 वो आश्रित हो गए तो इनको 25% माइनस कर दिया जाता है कि मान के चलिए ये अपने आप पर खर्चा किए, तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। नहीं, 25% कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। अब इसमें से आप 1.5 लाख माइनस कर दीजिए, तो 6 लाख में से 1.5 लाख घटा दीजिएगा तो 4,50,000 बच जाएगा। अब जो ये अमाउंट आया दोस्तों, इसमें 18 गुना कर दीजिए, यानी 18 से गुना कर दीजिए। 18 टाइम्स, मतलब 18 से इसको गुना कर दीजिए। जैसे ही 18 से आप गुना करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा कितना? 18 5 या 90, और 18 4 या 72, 18 चौका 72, 72 और 9 81, यानी 81 लाख हो गया। कितना लाख हो गया? 81 लाख। अब खुद समझिए, 18 से आप गुना किए तो ये फिक्स पेमेंट पर न गुना किए कि 6 लाख मिल रहा है। मतलब जो आदमी जो है कमाता है उसको हमेशा 6 ही लाख मिलेगा यार, कॉमन सेंस है। इंक्रीमेंट होता है, उसके सैलरी में बढ़ोतरी होता है कि नहीं? बढ़ोतरी होता है। तो बढ़ोतरी होता है तो 6 लाख होगा कि धीरे धीरे बढ़ते जाएगा सैलरी? 7 लाख होगा, 8 लाख होगा, 9 लाख होगा, 10 लाख होगा। तो इसके चलते ये जो 18 से गुना करने के बाद दोस्तों आया 81 लाख, इसका 50% और जोड़ा जाता है, यानी ये जो आया इसका 50% और जोड़ा जाएगा। 50% कहने का मतलब इसका कितना हो गया? 40,50,000 हो गया। 40 लाख कितना हो गया? 50,000 हो गया। 40,50,000 हो गया। अब इसमें इसको ऐड कर दो, ये 50% इंक्रीमेंट वाला मिला दोस्तों, इंक्रीमेंट वाला मिला। अब टोटल कितना हो जाएगा? तो 81 लाख है, ये 40,000 50,000, यानी 1,21,50,000। 1,21,50,000 गिनने नहीं आता है क्या? गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी टोटल इतना। आपको क्या मैंने बोला था कि 1 करोड़ से ऊपर आपको क्लेम मिल सकता है, केवल बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि के लिए वकील साहब को पकड़ना होगा। लेकिन आप देखते हैं क्या कि चलो ना 5,000 में वो कर रहे हैं, करा लेते हैं उनसे, और कितना का लॉस करा दिए पता चला? बहुत का लॉस हो गया ना। इसलिए नॉलेज वाले वकील साहब को पकड़िए ताकि आपको क्लेम बढ़ा के दिला दे।
1,21,50,000 का क्लेम, ये लगभग आपको मैं कैलकुलेट किया। जो आदमी का 6 लाख ईयरली इनकम है, 6 लाख तो जनरल आदमी सबका हो जाता है इनकम, 6 लाख का 50,000 का महीना, कौन बुरी बात है भाई। तो 1,21,50,000 यदि इंश्योरेंस है तब तो बीमा कंपनी को करना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को यह करना होगा। आपको तो केवल यही ना, उसका सैलरी ही ना जोड़े हैं अभी देखिए ना, अभी और जुटेगा उसमें। ये केवल सैलरी वाला जोड़े हैं, अभी हॉस्पिटल के खर्चा जोड़े नहीं ना जोड़े। वो आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल में जाएगा कि नहीं, मान लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा हुक 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 कर रहा है तो छोड़ देगा, वहां पर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करेगा। अब जितना हॉस्पिटल का खर्च हुआ सब बिल रखे हुए रहिएगा, वो सब क्लेम में आपको मिलेगा। वो टोटल खर्च प्लस उनके साथे जो अटेंडेंट जो रहे हैं, अरे यार मरीज के साथ एक आध दो आदमी नहीं रहता है देखभाल के लिए, तो उनके जो आश्रित उसमें जो इन्वॉल्व है उनको रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, प्लस पौष्टिक खाना का खर्चा, खाना का भी खर्चा देना होगा। जो लोग वहां पर आश्रित लोग वहां रह रहे हैं देखभाल कर, उनका भी खाना क्या, वो पेशेंट के भी खाना का, पौष्टिक खाना का खर्चा देना होगा। तो सब जोड़ करके अब प्लस जितना दिन हॉस्पिटल में रहे 500 पर डे अलग से, वो टोटल अभी इसमें जुटेगा। इसमें और वो जुटने वाला है, तो समझिए लगभग 1.25 करोड़ हो जाएगा। तो लगभग 1.25 करोड़ आपको क्लेम मिल सकता है। ये मिनिमम अमाउंट आपको निकाला गया है, ये 6 लाख ईयरली वाला। ऐसे देखिए कितनों कम होगा एक नॉर्मल पर्सन के लिए। जो नॉर्मल पर्सन भी नहीं भी कमाता है उसको भी कम से कम 30-40 लाख रुपया मिल जाएगा सब जोड़ जाड़ के। तो नहीं भी कमाता है फिर भी उसको और कुछ ना कुछ तो कमाता ही ना होगा यार, 20,000 15,000 का महीना कुछ हो तो कमाता होगा, उसको भी 30 से 40 लाख रुपया, 50 लाख मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक्सीडेंटल क्लेम डिटेल से समझ में आया होगा, और इसको सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे बात जो है बताने लगूंगा तो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो मेन पॉइंट को मैं डिस्कस कर दिया है, मतलब इतना लगभग आप क्लेम ले सकते हैं। तो सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। बहुत लोग जानकारी नहीं होने के कारण वो क्या बेचारे इस क्लेम से वंचित रह जाते हैं, उनको मिलता ही नहीं। यदि वो लेना भी चाहते हैं, हमारे पास ही एक आए थे, हाल फिलहाल की बात है, एक नालंदा के आए थे। वो हमारे कंपनी में स्टाफ थे, मेरा जो कंपनी था उसमें स्टाफ थे, और किसी कारण बस उनके जो है हस्बैंड थोड़ा पीने वाले थे, पीने वाले समझते हैं ना, वो चले गए थे हमारे यहाँ से। वो बिहार शरीफ का थे। उनके हस्बैंड को जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो बेचारे कई वकील साहब को जो है पैसा दे करके जो है पैसा दिए, फिर भी उनको क्लेम लोग नहीं दिलवाए। लास्ट में वो हमको बोले, तब तक देखिए ये सब 6 महीना के अंदर फाइल होना चाहिए। तब तक वो क्या हुआ, ऐसे कोई सटीक रीजन देने में आप डिले के लिए लिमिटेशन लगा सकते हैं, लिमिटेशन लगा करके फाइल कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर फाइल हो जाता है ज्यादा अच्छा। उनको 2 साल से ऊपर हो गया, तब 2 साल से ऊपर होगा तो कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। 2 साल दौड़ते रहे इधर उधर दूसरे जगह, 6 महीने के अंदर फाइल होना चाहिए। तो
थोड़ा डिले होता है तो कुछ उसमें सफिशिएंट रीजन लगा करके, सफिशिएंट क्लॉज लगा करके उसको लिमिटेशन लगा कर फाइल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन हो गया। तो इसलिए आप सभी जगह दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अब बेचारे को उनका हस्बैंड डेथ हो गया, उनको क्लेम कुछ मिला भी नहीं, वो बोले कि वो वकील साहब को 2000 रुपये दिया, वो खोज रहे हैं, वो वकील साहब मिल ही नहीं रहे, फोन लगाते तो उठे भी नहीं करते। तो इस तरह का होता है घटना। इसलिए तो एक कहावत है, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। नहीं, ये आप लोग कहावत सुने होइएगा। तो उनका क्लेम मिला नहीं, कम से कम तो 25-30 लाख से ऊपर ही नहीं मिलता जी, और कम एज के थे, उनको कम से कम 70-80 लाख से ऊपर मिल जाता है, लेकिन वो जानकारी नहीं होने के कारण उनको नहीं मिल पाया। तो इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप सबको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, रिलेटिव के बीच शेयर कीजिए। ये सब जगह कब किसके साथ घटना घट जाएगी ये समझ रहे हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में है, कब इधर उधर पलटी मार देंगे। अब पलटी मार के आपको ऊपर पहुंचा लेंगे, कहेंगे कि आ जा भाई। इसलिए सबको शेयर कीजिए। और समाज कल्याण सभी का धर्म है, सबको कल्याण कीजिए। और हमारे जैसा जो है ईमानदार बहुत कम लोग मिलेगा। हम किसी का पैसा लेते हैं तो काम जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया 10 दिन टरका रहा है, ये सब तरीका गलत है। हम उन वकील साहब लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा किसी क्लाइंट के साथ न करें। सब कुछ यार दो पैसा नहीं होता है, गलत करके आप पैसा कमा लीजिएगा, आपको हक लगेगा कभी? कभी नहीं हक लगेगा। देखते ना, बहुत लोग गलत करके जो है किसी के यहाँ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है, तो बेवकूफ है ना है जी, है 10 करोड़ रुपया घर में रखा हुआ है, बेवकूफ है कि नहीं आप बताइए यार। उन न लूट करके तुम खा ही भर लूटता। ऐसे लूटना गलत है, लेकिन लूट भी रहे तो तुमको अनपच हो जा रहा है। अब मरोगे तो एगो लास्ट में दिया जाता है लड्डू, लड्डू मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं मिला। इसलिए छल कपट वाली भावना को त्याग करें। ये कलयुग में देख रहे हैं कि 95% लोग जो है छल कपट है, ये छल कपट वाली बात हटाइए और समाज का कल्याण करें। आपको ऊपर वाला आपको खुद बरकत दे देंगे पूरा। किसी का हड़प करके आप लूट के खा रहे हैं ना, वो कभी आपको हक नहीं लगेगा। मेरा बात बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, बात है कि 95% तो लोग तो वही ना है, ईमानदारी नाम का कुछ चीज ही नहीं है। लूट घसोट करते रहो, सब फील्ड में है, ऐसा मत समझिए, सब जगह है। अब तो कोचिंग वाले भी कर रहे हैं काम, जो कि एजुकेशनल सिस्टम है, सब टीचर लोग कर रहे हैं लूट घसोट। तो ये अब कलयुग चल रहा है। इसलिए आप जाके पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए और कुछ पढ़िए, जो भी है, जिनका बाइबिल पढ़िए, सब में घुमा फिरा के एक ही चीज लिखा हुआ है। आगे चल करके जो है देखिएगा आदमी धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, छोटा हो नहीं रहा है। आगे जाकर के परलय होगा, परलय इसलिए होगा कि भाई सब होगा भ्रष्ट लोग हो जाएगा सब। अभी तो 95% 5% लोग है, अभी जब पूरा हो जाएगा तब विनाश तो करना ही ना होगा, फिर नया सृष्टि का जेनरेशन होगा। तो काहे हम विनाश होने दें? इसलिए सब लोग जो है अपने कमाई का, अपने मेहनत का खाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी का धूर्त तरीके से, गलत तरीके से किसी को हड़पिए नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं बहुत अच्छा चीज बताया, और सबको शेयर कीजिए। दोस्त, भाई आपका दुश्मन है, उसको भी शेयर कीजिए, तो उसको अंदर से एक फीलिंग होगा, हाँ भाई मेरा भाईवा हमारे बारे में लगता है कुछ अच्छा सोच रहा है। जो आपके साथ गलत भी सोच रहा है उसको भी भेजिए, उससे भी प्यार से बात कीजिए। ये होता है आदमी का क्वालिटी। उसको खुद शर्म आएगा
कि इतना होते हुए भाई हमको ये कर रहा है। आज देखते हैं भाई भाई में जो है सब बेईमानी कर लेता है, तो बेईमानी कर लेता है तो उसको देखिएगा, जो बेईमानी किया वो कभी राजी नहीं करता है। ये सही बात बता रहा हूं। तो चलिए, ये बात की मैटर है, तो सबको साथ दें और समाज को विकास करें और सबका सहयोग करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।